नमस्कार, छपरा की धरती पर आपका स्वागत है। एनडीटीवी का कार्निवल पहुंच चुका है छपरा में। छपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पर कर्मभूमि है और यहाँ जिस स्कूल में हम आज मौजूद हैं, इसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और यहीं पर उनको तगमा मिला था कि उन जो परीक्षक है वो परीक्षार्थी से पीछे है, यानी कि परीक्षार्थी ज़्यादा मेधावी और तेज़ है। इसके अलावा ये लोकनायक की जन्मभूमि भी है, उनका गांव सिताब दियारा यहाँ से नज़दीक है। लेकिन छपरा को आधुनिक काल में पहचान मिली यहाँ के रेल इंजन कारखाने से और रेल चक्के के कारखाने से। फिलहाल छपरा ज़िला जो है वो इसलिए भी देश में एक पहचान बना चुका है क्योंकि ये अकेला ज़िला ऐसा है जहाँ पर गांव-गांव में पाइपलाइन के ज़रिए रसोई की गैस भी पहुँचाई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम पौराणिक युग की बात करें तो छपरा जो है वो भगवान बजरंग बली की ननिहाल भी है और देवी अहिल्या का भगवान राम ने यहाँ पर उद्धार भी किया था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में यहाँ पर एक बार फिर से राजनीतिक बिसात बिछी है। यहाँ के मतदाता किसका उद्धार करने वाले हैं ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। ज़मीन पर कौन से मुद्दे यहाँ पर जनता के बीच ज़्यादा जोर पकड़ रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा जोर लगा रहा है और किस उम्मीदवार की किस्मत एक बार फिर से यहाँ पर चमकने वाली है। फिलहाल यहाँ से जो स्थानीय सांसद हैं वो राजीव प्रताप रूडी हैं। लगातार वो 2 बार से जीत रहे हैं। केंद्र में वो लगातार 2 अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री रहे। एक बार फिर से वो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी की तरफ से यहाँ पर रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। वे लालू परिवार की बिटियां हैं और यहाँ पर जो मुकाबला है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच है। बात करेंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दों से लेकर स्थानीय समीकरणों की, तो सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं हम बीजेपी के स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू भैया को। कृष्ण कुमार जी मंच पर आइए और स्थान ग्रहण करिए। कृष्ण कुमार जी के बाद मैं आमंत्रित करूंगा आरजेडी से स्थानीय विधायक जितेंद्र राय जी को, जो कि यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ इस इलाके के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। छपरा की बात करें तो यहाँ पर एक न्यूट्रल वॉइस भी हम रखना चाहेंगे। यहाँ पर आम जनता जनार्दन भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो स्थानीय प्रोफेसर हैं और लंबे समय से पत्रकारिता में अपना रोल निभाते रहे हैं, ऐसे एच.के. वर्मा साहब को बुलाते हैं मंच पे, वे भी यहाँ पर डिस्कशन में हिस्सा लेंगे। तो छपरा जो भूमि है वो लालू प्रसाद यादव की पहचान इसी छपरा से बनना शुरू हुई और उसके बाद उनका जो राजनीतिक करियर परवान चढ़ा तो वो राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और राष्ट्रीय जनता दल ने, एक समय ऐसा था कि केंद्र में किसी की भी सरकार बने, आरजेडी के बिना वो सरकार नहीं चल सकती थी। तो लालू प्रसाद यादव को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाला ये छपरा जिला है और इस बार यहाँ पर किसकी पहचान बनेगी, कौन ताकतवर बन के उभरेगा, वो भी समझेंगे। हमारे साथ जनता जनार्दन है और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार भी यहाँ पर रहेंगे। उनसे बीच बीच में हम जनता के जरिए सवाल जवाब का सिलसिला चलाते रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र राय साहब से सवाल पूछते हैं। जितेंद्र जी, यहाँ आरोप लग रहे हैं कि रोहिणी आचार्य इसलिए उनको टिकट मिल गया है क्योंकि लालू परिवार की बिटियां हैं, लालू जी की बिटियां हैं, वरना दावा तो यहाँ बहुत सारे लोगों का था, आपका ही मजबूत दावा था। समर्थक तो हर लोग के होते हैं, हर लोग की इच्छा होती है कि देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो बन जाता है। अब रही बात, पार्टी ने हमको यहाँ से मंत्री बनाने का काम किया तो हर चीज हम ही को नहीं न लड़ा देगा। ये विषय समझने का विषय है। और रोहिणी जी को संसदीय बोर्ड ने तय करके और यहाँ के तमाम विधायक जाकर अनुरोध करके कैंडिडेट बनवाने का काम किया। इसलिए जो लोग इस विषय पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, कोई कह सकते हैं कि वो लोग तो कभी वोट और समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को देते नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका दावा नहीं था? नहीं, निश्चित रूप से। मैंने तो कई बार मीडिया के सामने भी ये बात बोल चुका हूँ, पहले 2-4 महीना पहले, 5 महीना पहले। आप पूछ सकते हैं। तो अगर मैं यही सवाल अगर मंटू भैया से पूछूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि ये तो अपोजिशन पार्टी है। तो हमारे साथ एच.के. वर्मा जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। वर्मा जी, दावा था कि नहीं जितेंद्र राय साहब का यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितेंद्र जी तो ऑलरेडी मंत्री रह चुके हैं और काफी काम भी किया इन्होंने।
अभी इन्होंने आगे की बात नहीं सोची जी। है, ऐसा मेरा विश्वास। तो मंटू भैया, अब ये सवाल है कि आज हम राजीव प्रताप रूडी जी से बात कर रहे थे, तो सत्तू पिला रहे थे सबको, और उन्होंने ये कहा कि रोहिणी आचार्य जो है वो मुखौटा है, वो लालू यादव का मुखौटा है। दरअसल लड़ाई जो है वो लालू यादव से ही है। ये बात तो 100% सही है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जी जो उम्मीदवार बनी हैं वो लालू जी की बेटी हैं, और लालू जी ही चुनाव लड़ रहे हैं परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, और किसी भी दर्शक को इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं होगी, आप पूछ सकते हैं। तो जितेंद्र राय साहब, बीजेपी ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि लालू यादव ही अपरोक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखौटा है रोहिणी आचार्य। देखिए, ये इस मंच से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, नेता ही वोट दे देता है, नेता ही चुनाव जितवा देता है। तो क्या छपरा में कोई नेता उस लायक नहीं थे लड़ने के लिए? उम्मीदवार चुनाव उसी बेस पर लड़ता है जब उसके साथ कार्यकर्ता होता है। तो रोहिणी आचार्य जी जब घूम रही हैं तो जो अपार भीड़ और स्नेह जो मिल रहा है तो स्पष्ट है। तो अब ये तो साजिश करेंगे, और साजिश के तहत कहेंगे लालू जी की बेटी है इसलिए वही नेतृत्व कर रहे हैं। अरे भाई, तो रोडवा पर जो लोग आ रहा है वो तो अपने स्वेच्छा से ना आ रहा है, और भीड़ से घबरा के तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम तो लालू जी को उम्मीदवार मान रहे हैं। ये तो सच्चाई अपना है, अपना अब सोच जनता है, से इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जितेंद्र राय जी कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है, ये रोहिणी कैसे आचार्य के स्वीकार पीछे करेंगे? जन समर्थन है। देखिए, जितेंद्र भाई मेरे मित्र रहे हैं, अच्छे लोग आज भी हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, और ये जरूर तैयारी कर रहे थे, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारी इनसे मित्रता बहुत पुरानी है और आज भी है। लेकिन पार्टी ने जो तय किया, ये पार्टी के सिपाही के नाते काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवार लालू प्रसाद जी हैं। तो ये बात मान लीजिए कह रहे हैं कि हर दल के लोग हम लोग के संपर्क में है, तो ये तो अच्छी बात ना है जी। हम तो वही बात तो बोल रहे हैं कि पूरा जनता प्यार ऊपर उतर से चुकी और है। लालच से, दबाव से बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आपके सवाल का अंतिम जवाब है कि निश्चित रूप से लालू जी ही उम्मीदवार हैं। लेकिन जितेंद्र राय जी, अगर आप सभी दलों के संपर्क में रहते, आपकी पार्टी के नेता भी रहते, तो ऐसी गत नहीं होती ना कि नीतीश कुमार धीरे से हाथ में रेत की तरह, मुट्ठी की तरह फिसल जाते और आपकी सरकार चली जाती। संपर्क में रहना चाहिए था ना। देखिए, अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो हम लोग से बेहतर ये लोग जान रहे हैं, क्योंकि 17 साल में लगभग 16 साल तो ये लोग साथ रहे हैं। हम लोग तो साल, 1.5 साल, 6 महीना के लिए जाते हैं। हम लोग का कुछ एजेंडा था, हम लोगों ने 20 में वादा किया था कि 10 लाख नौकरी पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग गए, अपने एजेंडा पर काम करके अपने जगह पर है। हम लोग कहाँ उससे अलग है, और हम लोग थोड़े उम्मीद किए हुए थे कि वो आजीवन हम लोग के साथ रहेंगे। HK वर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफ़ी कुछ काम हुए हैं और आम लोगों को राहत मिली है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप बताएंगे कि जिससे वाकई में आम लोगों को यहाँ पर सुकून मिला हो, सुविधाएं बढ़ी हों? हाँ, एक का नाम तो आपने स्वयं लिया, गैस पाइपलाइन। वो एक यूनिक फीचर है हम लोग के जिला के लिए, और कुछ वर्षों पहले तक छपरा जैसी जगह के लिए इसका अनुमान किसी को नहीं था। ये एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा काम है आपको रोड कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवेज एक्सेप्ट NH-19 जो कि इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट का बहुत सा कारण है, उसमें किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं। और सिमिलरली जो हमारा डबल डेकर है, जब इसका प्लान हुआ था, जब प्रोजेक्ट बना था, तो ये यूनिक प्लान था, इंडिया में पहला वन था। आज जरूर वो ऐसा लगता है कि बेकार हो गया है, कई लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके, मुकदमा अभी भी पड़ा हुआ है, और इसी चलते वो डिलेड है। जिस प्रोजेक्ट को 1920-22 में पूरा हो जाना था, ये 24 में भी उसके बनने की कोई संभावना नहीं है। तीसरा काम हुआ है कि जो वो वाटरवेज का जो टर्मिनल बना कल्लू पार्क में, और इस तरह के बहुत है, ये सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट आ रहा है हम लोग के यहाँ, ये सभी चीज़ तो महानगरों की चीज़, छपरा जैसे विलेज में हम सोच नहीं सकते। तो ये तो काम हुए हैं। जितेंद्र जी, जो काम यहाँ पर हुए हैं, आपकी भी पहले काम हुए, आपने विश्वविद्यालय गिनाया, रेल चक्का कारखाना गिनाया, रेल इंजन, उसके बाद तो बीजेपी यहाँ पर काबिज हो गई, तो काम नहीं आया, नाम काम आ रहा है क्या? देखिए, एक बात तो तय है, जो भी वोटर होते हैं वो अपने नेता के प्रति आस्था रखते हैं।
तो निश्चित रूप से नेता के प्रति उनका विश्वास होता है और उसी के आधार पर मत भी करते हैं। और जहां तक काम की बात है तो आज के माहौल में विकास तो मुद्दा है, रोजगार तो मुद्दा है, किसानों की बात समस्या मुद्दा है, तो इन सब चीजों पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। चूंकि चुनाव है और चुनाव में मूल मुद्दे पर अगर चर्चा नहीं होगा अभी तो किया हम समझते हैं बेईमानी होगा। जवाब दीजिए ना आप। विकास के बारे चर्चा करना चाहते हैं, किसान पर चर्चा करना चाहते हैं। आप देखें विकास छपरा में 24 घंटा बिजली रहती नहीं रखती है। 16 साल से एनएच नहीं बना। छपरा में जितना पावर ग्रिड बना है पूरा किसी राज्य में किसी जिला में नहीं बना होगा। जितना अच्छा सड़क यहाँ का है कहीं नहीं होगा। किस जिला में गैस से पाइपलाइन पहुंचा हुआ है बता दीजिए। वाटर लेकिन लगातार 10 साल सांसद रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी तो आती है ना, उससे कैसे जूझेंगे? कि रूढ़ी जी बारन तो बढ़त रही सारन आज दिखाई दे रहा है और हमेशा सारन पहले पैदान पर है। पूरा राज्य घूम लीजिए आप और देखिए यहाँ की सड़क कितनी अच्छी है, यहाँ बिजली व्यवस्था कितना अच्छा है, यहाँ बाईपास कितने बन रहे हैं, ओवर ब्रिज कितने बन रहे हैं, पुल पुलिया कितने बन रहे हैं। 24-25 हजार करोड़ का काम अकेले सारण में चल रहा है। सारा काम एक दिन में तो संभव नहीं है। प्रक्रिया अभी बाईपास यही छपरा में बाईपास स्वीकृति हुआ है, अभी गरखा में बाईपास बना है, परसा में स्वीकृति हुआ, खैरा में आपका। जितेंद्र जी इससे कैसे जूझेंगे? यहाँ तो बीजेपी कह रही है कि रूढ़ी जी बाड़न तो बढ़ता रहे सारण, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार भी लग जाएगी, तो डबल इंजन की सरकार से कैसे लड़ेंगे? सभा के सदस्य हैं मंटू भाई, और अभी जिन योजनाओं का इन्होंने चर्चा किया इस पर सही में सारण जिला में कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अमनौर बाईपास का चर्चा किए, अभी परसा बाईपास का चर्चा किए, रसूलपुर पावर ग्रिड का बोल रहे हैं, अभी एक और पावर ग्रिड तो इन सब चीजों का चर्चा किए बात है। लेकिन एक बात बताइए, राज्य सरकार किसी योजना को चयनित करेगा और अपने कैबिनेट से पास करेगा। अच्छा, आयुष्मान भारत कौन राज्य सरकार योजना है? आयुष्मान भारत केंद्र की योजना है। बाईपास से भाग गए आयुष्मान भारत, वो भी विकास वो भी देखिए एक विषय आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भागिए मत। जहां आप चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा पर खुला बहस कीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ। एनएच किससे बन रहा है? एनएच किससे बन रहा है? एनएच तो एक एनएच छपरा को, छपरा जिला से एक एनएच निकलता है, छपरा से पटना जो 13 साल से मुजफ्फरपुर क्या स्थिति थी? कैसे क्या कारण है कि 13 साल में भी एक 5 घंटा की रास्ता 50 मिनट में पूरा हो रहा है। छपरा से मुजफ्फरपुर क्या स्थिति भी कहना है तो छपरा से मरौड़ा क्या स्थिति था? अच्छा, जो आपने आरोप लगाए हैं उसका जनता से तस्दीक करा लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर हैं यहाँ पर। उधर से बहुत आवाज आ रही थी और वो ये कुछ बोलना चाह रहे हैं बार बार। भाई साहब, इससे सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आप बार बार खड़े हो जा रहे हैं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? एम्बुलेंस जो कोरोना काल में रूढ़ी जी के घर पे पकड़ा गया, उसमें पेपर में भी निकला था कि उसमें दारू और बालू दोनों उसमें सप्लाई करा देते थे। नहीं, पकड़ा गया मतलब एम्बुलेंस तो सब जगह के लिए दिया हुआ है ना। पकड़ा गया, एक सांसद आए वहां पे, पूर्णिया के पूर्व सांसद जी पप्पू यादव आगे किए थे। मतलब आपको जिले में एम्बुलेंस नहीं चाहिए, गलत काम हुआ है। अपने घर पे रखे थे कोरोना काल में, यह तो एम्बुलेंस आपको देना चाहिए ना। जब लोग मर रहे थे उस समय ये अपने घर पे रखे थे छुपा के। जो छपरा शहर की बात कर रहे हैं विधायक जी मिंटू भैया, वो छपरा में अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है। यही तो रूढ़ी जी का विकास है 10 साल का। आप बताइए, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक अंतिम सवाल, खनवा नाला का जीर्णोद्धार हो गया, नहीं दिख रहा है आपको? जितेंद्र पानी जाम दिख रहा है, लालू जी की जो बेटी हैं, उन्होंने भी यहाँ के लिए कुछ किया है क्या? कुछ गिनाना चाहेंगे? वो देश, उनके परिवार के लोगों का बहुत रेल कारखाना, यूनिवर्सिटी अमृत जयप्रकाश विश्वविद्यालय दिया, 2 कारखाना दिया, मेडिकल कॉलेज दिया। तो लालू जी ने जो दिया है उसके नाम पे ये बोल रहे हैं कि उनकी बेटी को वोट करना बनता है, वोट करना बनता है। बोल रहे हैं कि विकास दिखाई नहीं देता है। 90 के दशक में न रोड था न बिजली था, आज 24 घंटा बिजली मिलता है, आज चारों तरफ कनेक्टिविटी रोड का है। और महिलाओं को बोले जी, बिजली तो 24 घंटा है, जो 2 घंटा भी नहीं रहती थी। अब तो इन्वर्टर का जरूरत ही नहीं है, इतना मिला है रूढ़ी जी के तरफ से। कोरोना के समय में यही एम्बुलेंस था कि लोगों का जान बचाया 24 घंटा। और एक बात जान लीजिए, यहाँ की जनता ने तय कर लिया है, विकास का मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी और नरेंद्र मोदी तय कर लिया। जी, ये जो एम्बुलेंस की बात है, ये विकास आप
छपरा में किसी से बात करेंगे तो रूढ़ी जी का जो एम्बुलेंस योजना है उसकी तारीफ होती है, क्योंकि वो किसी दल या जाति में बटा हुआ है नहीं, वो छपरा की जनता के लिए है। और जैसे हमारी जानकारी है, जितेंद्र जी शायद उसको हम सही करें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उनके कंट्रोल रूम में आप फोन करेंगे और वो एम्बुलेंस आता है और आपको वो फ्री सर्विस मिलता है। और ये जी बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। कोरोना काल के समय पूरा सिस्टम फेल था, पूरा सरकार फेल था। जी। मैं खुद बॉर्डर पर था। अगर ये लोग जो बोल रहे हैं, एक दिन भी माझी बॉर्डर पर गए होंगे, जितेंद्र जी बात अगर अंतरात्मा से बोलेंगे तब मैं इस बात को मानूंगा। जितेंद्र जी आपकी बात कोरोना काल की नहीं है, बात उस एम्बुलेंस सर्विस की है। ठीक है प्रभाकर, हम कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट समझ लेंगे। जो बिजली की बात हमारे भाई साहब कह रहे थे, बिजली का छोड़ दीजिए 2 घंटा 4 घंटा, बिजली का तरवा लोग के राज्य में नहीं था। बिजली का छोड़ दीजिए, तार पोल सब न पता रहता था लोग के राज्य में। अच्छा चलिए, अब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो आयुष्मान कार्ड है उसका दायरा बढ़ाएंगे। और इसके अलावा कई मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में हल हुए हैं, उनको भी गिनाया है बार बार। 370 को लागू करना, कश्मीर से धारा 370 हटाना, इसके अलावा राम मंदिर का निर्माण करना, उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण करना, महाकाल कॉरिडोर का, और वाराणसी में भी कॉरिडोर का निर्माण करना। ये मुद्दे जो है बीजेपी इन मुद्दों को ज़्यादा हवा दे रही है बजाय इसके किसी बड़े वायदे करने के। देखिए, एक बात तो तय है, आम आदमी का सरोकार रोजगार से होता है, आम आदमी का सरोकार किसानी से होता है, आम आदमी का सरोकार मजदूरी से होता है, आम आदमी का सरोकार महंगाई से होता है। हमको लगता है जो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एजेंडा लाया गया है उसमें इन सब चीज़ों को गौन किया गया है। और जो आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा, इन पर तो आप अभी तक पूरा ही नहीं कर पाए, तो आप पर किस आधार पर जनता भरोसा करेगी? जी, मैं ये खड़ा होता है। मैं वर्मा जी से सवाल ले लेता हूं। वर्मा जी, ये जो विपक्ष मुद्दे उठाता है, इसकी धमक जमीन पे क्या सुनाई देती है? लोग इसकी बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो क्या इस पे वोट गिर रहा है? एक बात तो है जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ये 15 लाख की बात कहीं ना कहीं ये है मिसकम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। उन्होंने ये कहा था कि काले धन को मैं अगर वापस ले आऊँ तो 15 लाख रुपए सबके खाते में जा सकते हैं। हाँ, तो काला धन आ गया है कहाँ? ये गलत फहमी है, इसको हम लोग दूर कर लें। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसा कि आपने गिनाया, वो सब अगर नौकरी नहीं की बात ठीक है, लेकिन इतने प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं उसमें जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी तो एक तरह का एम्प्लॉयमेंट ही है। देखिए, आप इस शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं और हम लोग को पढ़ाए भी हैं। आप ही बताइए कि छपरा जिला में या आसपास के जिला में कौन प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? बताइए मंटू भैया, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है? साहब बोल रहे हैं कोई रोजगार नहीं है। अभी जितना विकास का काम हो रहा है, अभी पुल बन रहा है, सड़क बन रहा है, उसमें ठेकेदारी कौन कर रहा है? अमेरिका के लोग तो नहीं आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं। चलिए भाई, आप जमीन तो का अभी सुनिए, बना दिया तो इस पर क्या बहस करना? गरखा में जमीन की कीमत 4 लाख रुपए काठा थी, बाईपास बन गया, 40 लाख रुपए काठा जमीन हो गई। करोड़पति कौन बना? विदेश के लोग तो नहीं आए। और देश रहेगा तभी ना रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, नौकरी होगा। तो देश क्या खतरे में है? क्या देश खतरे में है? देश को मजबूत बनाना है। देश का मान सम्मान कितना नरेंद्र मोदी की सरकार में बना है, भारतीय जनता की सरकार, पार्टी सरकार में बना है, इसे छुपा नहीं है। हमारे नौजवान, महिलाओं का आरक्षण मिला है। क्या महिलाएं अब आधी आबादी को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? CAA के रूल फ्रेम हो गए हैं, आप लोग क्यों खिलाफत कर रहे हैं? क्या आपत्ति है आपको? अगर कोई श्रीलंका से, अगर कोई बांग्लादेश से, अगर कोई पाकिस्तान से, अगर कोई अफगानिस्तान से पीड़ित अगर यहाँ पर नागरिक बन जाता है, क्या दिक्कत है आपको? देखिए, आप विषय पर आइए, हम बात कर रहे हैं यहाँ के रोजगार की। नहीं, अब राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो गई, उस पर काफी डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। अब जो मुद्दे हैं, जब नीचे जनता पे गए उसके बाद वापस आए थे हम,
ठीक है ना। हाँ। तो इसमें हमें यहाँ राजनीति नहीं करनी है, हमें तो सवाल जवाब करने हैं, हर मुद्दे पर सवाल लेना है। ठीक है। हम केवल छपरा में है प्रोग्राम, लेकिन पूरा देश हमारा देख रहा है। तो हमें ये समझना है कि सीए की खिलाफत, समान नागरिक संहिता की खिलाफत, इसकी क्यों खिलाफत कर रहे हैं? हम लोग थोड़े खिलाफत कर रहे हैं, आम आवाम खिलाफत कर रही है। देखे रोड पर, चौक पर जहाँ भी हो रहा था वो तो लोग कर रहा था, हम लोग कहला हमारा फ्रंट से हम लोग कहाँ बोलने जा रहे थे? मना कर रहे हैं तो खिलाफत ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो नहीं खिलाफत तो बोल के हम समर्थन करते हैं, बोले कि हम समर्थन हर करते हैं। एजेंडे पर आप बोले समर्थन करते हैं। जवाब दीजिए, होता है। मंटू भैया जो कह रहे हैं जवाब दीजिए। हम जवाब कैसे आप नहीं? बोले कि हम समर्थन करते हैं, खुल के बोलिए हम समर्थन करते हैं। समर्थन हम करेंगे, स्वागत आपके करेंगे कहने आपका। से। हम उस स्वागत एजेंडे करेंगे को आपका। देखेंगे, उस हिसाब से तो समर्थन करेंगे या वो करेंगे। एक सवाल ले लेते हैं। विपक्ष ये कहता है कि इस बार अगर मोदी जीत गया, इस बार अगर मोदी जीता, एनडीए जीता, तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कैसे खतरे में पड़ेगा बताइए। संविधान को खत्म करने का ताकत किसी के पास है? संविधान को खत्म करने का ताकत जनता के पास है। जनता जो ताकत देती है उसके अनुसार काम होता है। हम लोग विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में लिखा हुआ है कि जनता में अथाह ताकत होती है और अपना ताकत कुछ समय के लिए अपने प्रतिनिधि को देती है। जनता से पृथक आपका कोई ताकत नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने नरेंद्र मोदी को ताकत दिया है, वो काम करते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं और संविधान सम्मत काम करते हैं, और कानून से अलग कोई ताकत काम नहीं करेगी, यह निश्चित। तो वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलना जैसा नहीं है? इतना संविधान बदल, सहमति से सभी सांसद जो बैठते हैं कानून बनाते हैं। एक मिनट बोल लेने दीजिए। जी बताइए जितेंद्र राय। बिहार में अभी ये जो माननीय विधायक जी बोले उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। अभी हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने भी देखा होगा, हमको लगता है आपके साथी भी देखे होंगे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी मीटिंग कर रहे थे, उसमें एक पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनी तो संविधान नहीं बदलेगा। अब उसका क्या अर्थ है? अब क्या अर्थ है? देखिए ये लोग तो बताएंगे ना, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन किसी को रोड पर कोई कानून नहीं बनता है, कानून संसद में बनता है और जनता जिसको संसद में भेजेगी वो कानून बनाएगा। मंत्री वहां बैठे आपको हुए वन थे। नेशन वन इलेक्शन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वायदा किया है। वन नेशन वन इलेक्शन, सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक का। अच्छा तो है, क्या दिक्कत देखिए है? एक बात तो तय है, खर्चा एक बचेगा। बात तो तय है, अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर निगम का पहले वार्ड का चुनाव होता था, सुनिए अब ना, एक आदमी का चुनाव हुआ नहीं हुआ? सुनिए कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है? सुनिए वार्ड सदस्य को ले जाना, जितेंद्र राय जी को सारा बोल व्यवस्था दीजिए, बना। जितेंद्र राय जी को। जितेंद्र राय जी देखिए अभी बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, सुन रहे थे चुपचाप। अभी जाइए गांव में, और जो गांव के भोले भाले लोग हैं, अभी जो पंचायत का चुनाव होता है यहाँ और 6 बैलेट पेपर मिल जाता है तो कंफ्यूज होकर इधर से उधर वोट दे देता है। तो ये लोग तो चाहिए रहे कि भारत की जनता कंफ्यूज रहे। एच के वर्मा जी से कमेंट ले लेते हैं। क्या पंचायतों में जो अब चुनाव हो रहे हैं पहले की तुलना में उसमें बहुत सुधार है? और वन नेशन वन इलेक्शन क्या चुनाव में होने वाली खामियों को दूर कर पाएगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है सेविंग ऑफ टाइम एंड सेविंग ऑफ मनी। सालों भर इलेक्शन होने से कितनी परेशानी है, कितना खर्च घंटे का निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। अभी छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। जनता के पास जाने का वक्त है। प्रभाकर से हम कहेंगे कि प्रभाकर, जनता से पूछ लीजिए, नाम पर वोट पड़ेगा या काम पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमारा सवाल आपसे ये होगा कि आप जब वोट डालते हैं तो क्या आप छपरा के जो लोकल मुद्दे होते हैं उसको देख के वोट डालते हैं कि अयोध्या और वन नेशन वन पोल जैसे जो बड़ी बड़ी बातें देश में हो रही हैं वो आपके लिए मुद्दा होता है? क्षेत्र के विकास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भावना को देख के हम वोट करते हैं। जी बता, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, यह विकास सबसे मुख्य चीज़ है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, और उसी विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट करेगी। छोटा सा सवाल पूछिएगा। नहीं, सवाल में स्पष्ट बात करना चाहता हूँ कि रूढ़ी जी ने छपरा जैसे शहर को महानगर में तब्दील करने का अगर सपना देखा है तो वो एकमात्र सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी है, और इन्हीं के सोच पर राजीव जी 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 मैं आपकी बात समझ गया, आपकी भावना समझ गया। इधर से भी बात करना जरूरी है मुझे, सो दैट सब लोगों की बात पहुंच सके। बताइए।
अभी बात चल रही थी कि देश का राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और ये गरीबी है। तो ये बताया जाए कि जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कार्य चल रही है, तो माननीय राहुल गांधी जी ये जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, तो भारत कौन सा टूटा हुआ है और वो कौन सा मुद्दा है? अगर ये बेरोजगारी और गरीबी ही मुद्दा है तो वो उस मुद्दे पे जमीन पे क्यों नहीं बात करते हैं? वो मुद्दे पे भारत जोड़ो यात्रा पे क्यों गए हैं, जरा ये भी स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, देखिए विकास, जो लोगों से आप बात करते हैं तो एक चीज तो स्पष्ट है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चाहे जितना भी बात कर ले, लेकिन जो इनके स्थानीय मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, ये इनके लिए अहम है। और शायद ये जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो वो मुद्दे उनके दिमाग में सबसे आगे होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी व्यक्ति के वोट में कारगर भूमिका निभाते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बाद आपका स्वागत है। अगर गीत संगीत ना हो कार्निवल में और किसी भी कार्यक्रम में तो उसका मजा अधूरा होता है, और इसलिए छपरा में हमारे साथ खास तौर पर यहाँ पर भोजपुरी के मशहूर गायक रामेश्वर गोप अपनी पूरी मंडली के साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे समझेंगे कि आज वो यहाँ पर, चूंकि ये मंच जो है चुनाव से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो रामेश्वर जी कौन सा आज आप गीत गाने वाले हैं? मैं सामयिक गीत सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले आपके एनडीटीवी के जो चैनल के जो दर्शक श्रोता है सबको मैं प्रणाम करता हूं पूरे टीम के तरफ से। और मैं सामयिक चीज प्रस्तुत करता हूं, चूंकि मैं गांव से आता हूं, गांव से बिलोंग करता हूं। गांव की जनता क्या सोचती है, किसी पार्टी विशेष के नहीं, उसकी आम समस्या को मैं रखूंगा कि वो क्या सोचती है नेताओं के बारे में, उसी को मैं बताऊंगा। बताऊं? बिल्कुल, आप शुरू करें। कि हर कुदारी हमनी ठेली, अरे मौज करो तू अपना अपना राजधानी में, कि एयर कंडीशन तहरा चाही हमनी के रही घुड़कुली में। हमनी के आम जनता, गांव के लोग अभी भी का सोचता, कहिया रोजगार हमारा भेटाइए नेताजी, अरे कहिया रोजगार भेटाई, कहिया रोजगार भेटाइए नेताजी, कहिया रोजगार भेटाई, कहिया रोजगार होई भेटाइए नेताजी, कहिया रोजगार भेटाई। बड़का बड़का नेताजी लोग के लइका विदेश में करता पढ़ाई, बड़का बड़का धनी मनी घर के विदेश में करता पढ़ाई। अरे हमनी गरीबवन के जन में लइका सोझटे हाथ खेला हराइए नेताजी, कहिया सा कहिया रोजगार भेटाई, कहिया रोजगार भेटाइए नेताजी, कहिया रोजगार भेटाई। कोनो पार्टी का ना, गांव के लोग अभी यह कहता नेताजी लोग के बारे में अभी का सोचबा, ए तोहरो कुतारा कार में घूमता, छिल छिल खाता मलाई, तोहरो कुतारा कार में घूमेला, छिल छिल खाला मलाई। अरे हमनी गरीबवन के अबही दुलम बाटे, मरुआ के रोटी पर खटाइए नेताजी, कहिया रोजगार भेटाई, हो कहिया रोजगार भेटाइए नेताजी, कहिया रोजगार भेटाई। माइग्रेशन के समस्या आज भी हमनी के यहाँ उहे बात जौन भिखारी ठाकुर जी लिखनी, कि आज भी ट्रेन में भर भर के लोग देखी कहाँ कहाँ लोग जा रहल बा। ओहू मेरा विदेशी नाटक में भिखारी ठाकुर जी अपना जो छपरा के रहनी लिखनी, कहनी कि बियाह भइला बिहाना भइला, उनकर पत्नी कहतरी कि हम कलकत्ता चल जब कमाए, काहे कि रोजगार नहीं है। आज भी रोजगार के समस्या बा और रोवत तरी। आज भी हर पत्नी कहतरी जे कमाए जाता, अरे रे सजनी रे रे सजनी रे रे सजनी,
आ पियवा गइले काला काता रे सजनी पियवा गइले काला कातावा रे सजनी रे सजनी रे सजनी रे सजनी आ पियवा गइले काला कातावा रे सजनी पियवा गइले काला कातावा रे सजनी काले बियाह शादी भइल हमरा के छोड़ के चल गइले कमाए काहे कि यहाँ कहीं रोजगार नहीं के हमने की यहाँ अरे हमारा घोटा तो नहीं के अरे पूरी दिहले पति पति नातावा रे सजनी पूरी दिहले पति पति नातावा रे सजनी अखिनी भीतर परातावा रे सजनी अखिनी भीतर परातावा रे सजनी सजनी अतियवा गइले काला कातावा रे सजनी अतियवा गइले काला कातावा रे सजनी अरे गोलावा में जूता नहीं के सिरावा पछातावा रे सजनी गोलावा में जूता नहीं के सिरावा पछातावा रे सजनी आ कैसे चली है रहातावा रे सजनी कैसे चली है रहातावा रे सजनी प्यारी सुंदरी के बातावा रे सजनी प्यारी सुंदरी के बातावा रे सजनी प्यारी सुंदरी के बातावा रे सजनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर गुप्त जी इस कार्यक्रम में आने के लिए, कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए और यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनको झूमने पर मजबूर कर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छपरा से इलेक्शन कार्निवल में आज इतना ही। कल रात 8 बजे मेरे साथ देखिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल पटना शहर से।